दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका परीक्षा खबरें 7 जुलाई 2021 की महत्वपूर्ण खबरों को देखेंगे। कल मंथली वाले में जून वाला वीडियो आपको प्राप्त हो गया है। कई लोगों ने कहा कि प्रत्येक माह का वीडियो चाहिए, बिल्कुल मिलेगा। प्लेलिस्ट भी बनवा देंगे, वीडियो भी बनवा देंगे, लेकिन अभी 6 मंथ की जो एक साथ मैगजीन आएगी उसका वीडियो बनेगा आज या कल, ठीक है। उसके बाद फिर पर मंथ वाला वीडियो बन जाएगा। जितना हो करंट पढ़िए, एकदम रट डालिए, है ना। अंतिम हिम क्षेत्र देख रहे हैं। ग्रीनलैंड जो है, ग्रीनलैंड के ऊपर का जो भाग है, जो ऊपर का बर्फीला क्षेत्र है, इसको वैज्ञानिकों ने अंतिम हिम क्षेत्र नाम दिया है। वर्ल्ड वाइड फॉर नेचर जो कनाडा में जो उसका सेंटर है, उसने लास्ट आइस एरिया नाम दिया था इस क्षेत्र को। क्यों दिया था कि भैया दुनिया की पूरी बर्फ़ पिघल जाएगी लेकिन ये बर्फ़ बची रहेगी, मतलब सबसे मजबूत स्थिति में यही बर्फ़ माना था। लेकिन अभी हाल ही में क्या हुआ है, ये अंतिम हिम क्षेत्र भी पिघलने लगा है समय से पहले ही। तो ग्रीनलैंड के उत्तर में स्थित आर्कटिक का हिमाच्छादित भाग, जिसे अंतिम हिम क्षेत्र अर्थात लास्ट आइस एरिया कहा जाता है, अपेक्षा से पहले पिघल गया है। जलवायु अनुमानों के अनुसार आर्कटिक में वर्ष 2040 तक ग्रीष्मकालीन हिम के पूरी तरह से पिघलने का अनुमान लगाया गया था और लास्ट आइस एरिया को गर्म जलवायु का सामना करने में सक्षम एकमात्र हिम क्षेत्र बताया गया था। वैज्ञानिकों का मानना था कि यह क्षेत्र ग्लोबल वार्मिंग को झेलने के लिए काफ़ी मजबूत है। इस क्षेत्र को लास्ट आइस एरिया का नाम WWF का जो कनाडा का सेंटर है उसके द्वारा दिया गया था। बगराम एयरबेस को अमेरिकी सेना ने कहा अलविदा। पूछा भी जा चुका है, ये बगराम एयरबेस काफ़ी चर्चा में था, एक समय था। क्यों? क्योंकि तालिबान का काफ़ी यहाँ नियंत्रण था। ये कहाँ पर स्थित है? अफ़गानिस्तान में। तो बगराम एयरबेस हाल ही में अमेरिका और नाटो सैन्य बलों द्वारा अफ़गानिस्तान के बगराम एयरबेस को खाली कर दिया गया है। यह लगभग पिछले 20 वर्षों से आतंकवादियों के खिलाफ युद्ध का केंद्र रहा था। इस एयरबेस से सैन्य बलों का पीछे हटना इस बात का संकेत है कि शीघ्र ही अफ़गानिस्तान से विदेशी सेनाओं की पूर्ण वापसी हो जाएगी। यह एयरबेस अफ़गानिस्तान के एक प्राचीन शहर बगराम के निकट स्थित है। इस्तांबुल अभिसमय, महिला हिंसा से जुड़ा ये अभिसमय है। अभी हाल ही में एक घटना हुई है। क्या घटना हुई है? तुर्की ने इस अभिसमय से अपने आप को बाहर कर लिया है। तो तुर्की ने महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को रोकने से संबंधित इस्तांबुल अभिसमय से यह बाहर हो गया है। पूछ सकता है इस्तांबुल अभिसमय से कौन बाहर हुआ है, किससे संबंधित है? दोनों स्टेटमेंट एक में ही आ सकते हैं। 24 नवंबर 2011 को तुर्की द्वारा इस्तांबुल अभिसमय की पुष्टि की गई थी और यह अभिसमय का अनुसमर्थन करने वाला पहला देश था। ध्यान रखिएगा, तुर्की द्वारा इस्तांबुल अभिसमय की 2011 में पुष्टि की गई थी और वह इस अभिसमय का अनुसमर्थन करने वाला पहला देश था। पहला देश बना रहा, लेकिन अभी निकल गया है। देश में हिंसा और स्त्री हत्या की खतरनाक रूप से उच्च दर होने के बावजूद तुर्की इस अभिसमय से अलग हो गया। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में 156 देशों की सूची में तुर्की का स्थान काफ़ी नीचे था। 133वां स्थान इसको प्राप्त हुआ था। इस्तांबुल अभिसमय है क्या? इसे महिलाओं और घरेलू हिंसा के विरुद्ध हिंसा की रोकथाम तथा उससे निपटने के लिए यूरोपीय समझौता परिषद भी कहा जाता है। यह संधि महिलाओं के खिलाफ हिंसा की रोकथाम करने और निपटने के लिए विश्व का पहला बाध्यकारी उपकरण है। इस अभिसमय को 7 अप्रैल 2011 को यूरोपीय परिषद की कमेटी ऑफ मिनिस्टर्स द्वारा अपनाया गया था। 7 अप्रैल 2011 को। वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, तो हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपनी वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी की गई है। ये जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है दोस्तों, द्विवार्षिक रूप से इसका प्रकाशन RBI के द्वारा किया जाता है। महत्वपूर्ण फैक्ट है। इस रिपोर्ट में वित्तीय स्थिरता और वित्तीय प्रणाली के लचीलेपन के जोखिमों पर वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की उप समिति का आकलन प्रस्तुत किया जाता है। रिपोर्ट में वित्तीय क्षेत्र के विकास और विनियमन से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा की गई है। टोक्यो ओलंपिक 2020-21 उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक होंगे कौन कौन? मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। तो उद्घाटन समारोह में कौन ध्वजवाहक होंगे टोक्यो ओलंपिक में? मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह, ठीक है।
तो 6 बार की विश्व चैंपियन मुक्केबाज मैरी कॉम और पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक होंगे। पहलवान बजरंग पुनिया 8 अगस्त 2021 को समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक की भूमिका निभाएंगे। इन खेलों की शुरुआत 23 जुलाई 2021 से टोक्यो में हो रही है। इसका समापन 8 अगस्त को होगा। ऐसा पहली बार हुआ है कि ओलंपिक में भारत के 2 ध्वजवाहक होंगे उद्घाटन समारोह में। तो कौन? मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। दोनों का खेल से संबंधित पूछ सकता है। मैरी कॉम का तो जानते हैं, मनप्रीत का नाम कम लोगों ने सुना होगा। हॉकी कम लोग देखते हैं, क्रिकेट ज़्यादा लोग देखते हैं, ग्लैमर क्रिकेट में ज़्यादा है ना। तो और दूसरी बात है, यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान देनी है कि चूँकि एग्ज़ाम आपके अगस्त के बाद शुरू हो जाएंगे, इसलिए थोड़ा सा ओलंपिक खेलों से दूरी बना के रखिएगा। आपकी सेहत के लिए सही होगा। रिकॉर्डेड जो संस्करण है बाद में भी देख सकते हैं। अगर इससे चिपके रह गए तो काफ़ी अपना नुकसान कर लेंगे। तो अभी से मान के चलिए कि आपको शुरुआत ही नहीं करनी। अगर शुरुआत कर देंगे तो अंत तक वो नशा बना रहेगा। खेल का नशा होता है, ठीक है। तो वो आप शुरू से ही मत देखिएगा, तो बिल्कुल उसके चक्कर में नहीं रहेंगे आप। बस हमारा परीक्षा खबरें देखिएगा, कौन जीता कौन हारा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं करंट अफेयर्स क्विज। किस देश ने इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स को डिजिटल मीडिया के लिए एथिक्स कोड जारी किया? डिजिटल मीडिया या सोशल मीडिया पे आप देखते होंगे अक्सर गाली गलौज, बेमतलब की बातें, अफवाह, जितनी बेहूदी और भद्दी बातें आपको सोशल मीडिया पे देखने, जितने भद्दे लोग, ऐसा लगता है क्या दुनिया ऐसे लोगों से भरी है। हालांकि वो मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो बाहरी दुनिया में बड़े अच्छे हैं, फिजिकली बहुत सही हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे जाते ही पता नहीं कहाँ किस दुनिया में खो जाते हैं। सारी दानव प्रवृत्ति जो है उसी समय उनके सामने आ जाती है और खुल करके गरियाते हैं। जिसको देखते हैं उसको ही अपना फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं, है ना। फ्रस्ट्रेट है युवा, अपना फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं। कुछ ना कुछ खबर जो भी माइंड में आई, जो सोचा उन्होंने, उसको खबर बना दिया, उसको प्रस्तुत कर दिया, और फिर जो है वहीं से शुरू होती है दूसरी कहानी, गाली गलौज, ठीक है, डिस्टर्बेंस। तो ये जो है गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ के अगेंस्ट भी कि ये हो गया, ये हो गया, है ना। चाइना ने पाकिस्तान पे हमला कर दिया, ताली बजाओ। तो इस तरह की बातें। किस देश ने इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड जारी किया? तो भारत ने जारी किया। याद रहेगा ये चीज़। मई 2021 से लागू हो गया है। इन नियमों के अनुसार सभी महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थों को शिकायतों के विवरण की गई कार्रवाई और निगरानी विवरण पर मासिक रिपोर्ट प्रकाशित करनी पड़ती है। अर्थात इस महीने कितने लोगों पर कार्रवाई की गई जो इस तरह की एक्टिविटीज़ में जुड़े हुए हैं, जिसके खिलाफ शिकायत हुई है, क्या उनके अगेंस्ट एक्शन लिया गया है, इसका विवरण। तो फेसबुक ने 15 मई से 15 जून के बीच के अवधि के लिए अपनी पहली मासिक रिपोर्ट लॉन्च की है। इस रिपोर्ट के अनुसार फेसबुक ने लगभग 30 मिलियन सामग्री के खिलाफ कार्रवाई की है। 30 मिलियन सामग्री के खिलाफ, अर्थात पोस्ट या कमेंट्स के खिलाफ फेसबुक ने कार्रवाई की है, ठीक है। भारत की पहली केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला किस राज्य में स्थापित की गई थी? तो हिमाचल प्रदेश में भारत की पहली केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला स्थापित की गई थी, कसौली में। मानव उपयोग के लिए इम्यूनोबायोलॉजिकल टीके और एंटीसेरा के परीक्षण के लिए राष्ट्रीय नियंत्रण प्रयोगशाला कसौली में स्थित है, केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला। हाल ही में केंद्र सरकार ने 2 प्रयोगशालाओं की स्थापना की है, जिनमें एक स्वायत्त अनुसंधान संस्थान राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र पुणे में और दूसरी राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद में केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला के रूप में है। तो कहाँ पर? एक राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र पुणे में केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला खोली और दूसरी पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद के केंद्र में, उसी के प्रांगण में ये खोला है। तो पूछ सकता है कहाँ पे, किन 2 स्थानों पे, एक हैदराबाद एक पुणे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।